सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स 2022 लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश इस परीक्षा मंथन मैगजीन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। कैरेबियाई देश बारबाडोस गणतंत्र बना। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के 400 साल बाद और आज़ादी के 55 वर्षों के पश्चात 3 लाख की आबादी वाला छोटे से कैरेबियाई देश बारबाडोस का ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर संसदीय गणतंत्र में प्रवेश करना एक उल्लेखनीय घटना है। ब्रिटेन से अलग होने वाला बारबाडोस 55वां गणतंत्र देश है। ध्यातव्य है कि इससे पहले वर्ष 1992 में मॉरिशस गणतंत्र बना था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बारबाडोस है वो कैमा गणतंत्र देश है बना है 55वां, और इसके पहले 1992 में मॉरिशस गणतंत्र बना था 54वां। ठीक है, तो ब्रिटिश उपनिवेश था, बारबाडोस हो गए गणतंत्र बन चुका है। मुख्य बिंदु देखिए, खूबसूरत समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध बारबाडोस का वेस्ट इंडीज़ को क्रिकेट की महाशक्ति बनाने में भी कभी बड़ा योगदान था। डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे बड़े क्रिकेटर गारफील्ड सोबर्स हो, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ ओपन जोड़ी गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेंस हो, तथा खौफनाक तेज गेंदबाज मैल्कम मार्शल और जोएल गार्नर ये सभी बारबाडोस में पैदा हुए थे। खिलाड़ी का नाम बताया जा रहा है कि बारबाडोस में ये सब खिलाड़ी पैदा हुए थे, जन्मभूमि। अंग्रेज़ों ने वहाँ गन्ने की खेती शुरू की थी। कहाँ? बारबाडोस में, जिसके लिए अफ्रीकी दासों को लाया जाता था। वहाँ की 90% आबादी उन्हीं अफ्रीकियों के वंशज हैं। पिछले कुछ दशकों में बारबाडोस की अर्थव्यवस्था गन्ने पर निर्भरता से बाहर निकली, जिसके परिणाम स्वरूप बारबाडोस में ब्रिटिश राजशाही से निकलकर गणतंत्र बनाने की इच्छा भी जोर पकड़ने लगी। पहले केवल गन्ना का ही काम करता था, अर्थव्यवस्था गन्ना तक ही सीमित था, लेकिन अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, गणतंत्र की इच्छा जगी, गणतंत्र और 55वां गणतंत्र बन गया। नवंबर 2021 में वहां गणतंत्र बनने का ऐलान किया गया था, जब संसद ने गवर्नर जनरल रह चुकी सैंड्रा मेसन को पहली राष्ट्रपति के तौर पर 2/3 बहुमत से चुना था। पहली राष्ट्रपति का नाम याद रखिए, सैंड्रा मेसन। वहां प्रधानमंत्री मिया मोटली भी महिला है। मिया मोटली क्या है? प्रधानमंत्री है, जो कि महिला प्रधानमंत्री है। आगे देखिए, गणतंत्र बनने के ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी ब्रिज टाउन में हीरोज स्क्वायर पर प्रिंस चार्ल्स की मौजूदगी में ब्रिटिश महारानी का ध्वज उतारा गया, राष्ट्रगान बजाया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। यही वह चौक है जहां साल भर पहले एक ब्रिटिश लॉर्ड की प्रतिमा हटाई गई थी। गणतंत्र बनने से बारबाडोस के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय शपथ में बेशक कोई बदलाव नहीं होगा, पर सरकारी दस्तावेजों से रॉयल और क्राउन का जिक्र हटाया जाएगा। जो राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जो दस्तावेज पर जो अधिकार था, जो नाम था रॉयल का, क्राउन का, उसका जिक्र हटाया जाएगा। वहाँ की रॉयल पुलिस फोर्स को भी अब बारबाडोस पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाएगा। जो रॉयल पुलिस फोर्स के नाम से जानते थे, अब जानेंगे बारबाडोस पुलिस फोर्स। बारबाडोस में 1625 में एक ब्रिटिश जहाज पहुंचा था और उसे किंग जेम्स एक के क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद सैकड़ों साल तक यह देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। ठीक है, आगे देखिए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ
द्वितीय अब भी 15 देशों की राष्ट्राध्यक्ष है, अभी भी 15 देश का राष्ट्राध्यक्ष है। इनमें यूनाइटेड किंगडम के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका शामिल है। बारबाडोस ने महारानी को राष्ट्राध्यक्ष से पद के हटाकर नई शुरुआत की। उनकी जगह अब सैंड्रा मेसन देश के राष्ट्रपति हो गए। सैंड्रा मेसन महिला राष्ट्रपति। इस मौके पर बारबाडियन गायिका रिहाना को राष्ट्र नायक घोषित किया गया। गायिका रिहाना नाम है, इसको राष्ट्र नायक घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश और नेपाल को विकासशील देशों में अपग्रेड किया। बांग्लादेश और नेपाल को विकासशील देशों में अपग्रेड कर दिया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बांग्लादेश और नेपाल समेत 3 देशों को न्यूनतम विकसित देश की श्रेणी से निकालकर विकासशील देशों की सूची में शामिल करने संबंधी एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओपन 76वें सत्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विकासशील देशों की श्रेणी में मंजूरी पाने वाले 3 देश बांग्लादेश, नेपाल और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। कोविड-19 के हालात से उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक झटकों के बावजूद महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों और नीतियों तथा रणनीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने के कारण इन देशों का यह दर्जा बढ़ाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के अनुसार वर्तमान में LDC श्रेणी के 46 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकासशील देश की श्रेणी में आने के लिए किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $1230 होना चाहिए। विकासशील देशों में आने के लिए किसी देश को प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए? $1230। चीन ताइवान विवाद। नवंबर 2021 में सोलोमन द्वीप समूह पर चीन विरोधी दंगे भड़क उठे, जबकि सोलोमन द्वीप समूह ने 2019 में ताइवान के साथ संबंध तोड़ दिए और चीन के साथ औपचारिक संबंध बनाए। ताइवान के साथ संबंध तोड़ दिया था सोलोमन द्वीप समूह और औपचारिक संबंध बनाया गया था चीन के साथ। आगे देखिए, बीजिंग ने सितंबर 2020 में होनियारा में एक दूतावास खोला है। सितंबर 2019 में सोलोमन द्वीप समूह ने चीन को मान्यता दी और ताइवान के साथ औपचारिक संबंध समाप्त कर दिए। एक अन्य प्रशांत राष्ट्र किरिबाती ने भी इसका अनुसरण किया। ताइवान से बीजिंग में अपनी राजनयिका निष्ठा को बदलने से सोलोमन द्वीप समूह के फैसले के कारण राष्ट्रीय राजधानी होनियारा में आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, जहां प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी ऑस्ट्रेलिया और US सहित कई देशों के लिए चिंता का विषय है। सोलोमन द्वीप। हाल ही में सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मानसेह सोगावरे ने ताइवान से संबंध खत्म कर दिए के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया। इस फैसले पर वहां के लोग से नाराजगी जताई। वर्तमान में विश्व भर में केवल 16 देश ही ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर के 5 छोटे द्वीप देश शामिल हैं। भारत ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है। ठीक है। मार्शल आइलैंड और पलाऊ के अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध है। उनके साथ ताइवान को मान्यता देने की संभावना बनी हुई है। वहीं विश्लेषकों के अनुसार नौरू, किरिबाती, तुवालू देशों द्वारा जल्द ही ताइवान को दी गई मान्यता रद्द करने की संभावना बढ़ गई है। इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि, मछली पालन और वानिकी पर निर्भर करती है तथा इस देश में अविकसित खनिज संसाधन मौजूद हैं। सोलोमन द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच स्थित है। इसकी राजधानी होनियारा है। चीन के अनुसार ताइवान चीन का ही भाग है। यदि कोई देश ताइवान के साथ राजनीतिक संबंध बनाता है तो उसे चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने होंगे। सूडान में तख्ता पलट। हाल ही में सूडान की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सैनिकों द्वारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार करने के घंटों बाद सरकार को भंग कर दिया गया। तख्ता पलट से पहले की स्थिति। उमर अल बशीर ने
लगभग 3 दशकों तक सूडान की अध्यक्षता की थी। अप्रैल 2019 में एक लोकप्रिय विद्रोह और राष्ट्रपति बशीर को हटाने के कारण सूडान में तानाशाही से लोकतंत्र में परिवर्तन हुआ। अगस्त 2019 के समझौते के तहत सेना और नागरिक आंदोलन के नेता एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने के लिए एक साथ आए। वे एक शासक निकाय में काम करते हैं जिसे सॉवरेन काउंसिल के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य 2023 के अंत तक देश में चुनाव करवाना है। तनाव का एक बिंदु 2003 में दारफूर के संघर्ष में सेना और उसके सहयोगियों द्वारा युद्ध अपराधों के आरोप पर न्याय को लेकर है। कैबिनेट ने संदिग्धों को सौंपने पर दस्तखत कर दिए, लेकिन संप्रभु परिषद ने नहीं। प्रवासन को लेकर रूस, बेलारूस और पोलैंड में संघर्ष। नवंबर 2021 में पोलैंड के प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पोलैंड के साथ बेलारूस की सीमा पर प्रवासी संकट उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। विदित हो कि लगभग 2000 प्रवासी ठंड की स्थिति में सीमा पर पहुंचे हुए हैं। बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस दावे से इनकार कर दिया कि वह यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का बदला लेने के लिए सीमा पर लोगों को भेज रहे हैं। इसमें ज़्यादातर प्रवासी युवा पुरुष हैं, महिलाएं और बच्चे हैं, जो ज़्यादातर मध्य पूर्व और एशिया से हैं। उन्होंने बेलारूस के अंदर तंबू में डेरा डाला है और एक तरफ पोलिश गार्ड और दूसरी तरफ बेलारूसी गार्ड के बीच फंस गए हैं। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, जो सभी यूरोपीय संघ का हिस्सा है, ने हाल ही में महीनों में बेलारूस से अवैध रूप से अपने देश में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि देखी है। क्या है सारा संकट? अगस्त 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं और विपक्ष और पश्चिमी देशों ने चुनाव को फर्जी करार दिया है। प्रदर्शनों को पुलिस ने कुचला। 35,000 लोग गिरफ्तार किए गए। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। मई में ग्रीस से लिथुआनिया जा रही उड़ान मिन्स्क में उतरवा कर लुकाशेंको विरोधी पत्रकार रेमेन प्रतावेसिच को गिरफ्तार किया गया। ईयू ने इसे हवाई लुटेरों की कार्रवाई बताकर बेलारूस की उड़ान पर प्रतिबंध के साथ कई निर्यात रोक दिए। गुस्साए लुकाशेंको ने तुर्की से इराक, सीरिया व अन्य अशांत देशों के हजारों प्रवासियों को लाकर पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से लगती सीमा पर पहुंचाया। इन लोगों को बेलारूस सरकार की पर्यटन एजेंसियों ने भी भारी रकम से लेकर वीज़ा तक दिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सारा संकट। सारा संकट अलेक्जेंडर लुकाशेंको छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं और इस पर आरोप लगा है कि ये फर्जी तरीके से चुनाव जीते हैं और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिसिया कार्रवाई की गई है। 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ और अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। यही सारा संकट है। और उसके बाद लुकाशेंको जो है वो तुर्की से इराक, सीरिया व अन्य अशांत देशों के हजारों प्रवासियों को लाकर पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया से लगती सीमा पर पहुंचा दिया है। इन लोगों को बेलारूस सरकार के पर्यटन एजेंसियों ने भारी रकम से लेकर वीज़ा तक दिए हैं, मतलब कि पैसा ज़्यादा लिया है और वीज़ा इसको दिया है। आगे देखिए यूक्रेन संकट, जो अभी महायुद्ध फैला हुआ है यूक्रेन और रसिया में। दिसंबर 2021 में रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से गतिरोध सामने आ गया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सीमा पर करीब 90,000 सैनिक को तैनात कर रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो सहित इसके कई हितधारकों की अप्रत्यक्ष भागीदारी के कारण यह भू राजनीतिक स्थिति जटिल प्रतीत होती है। 1991 से एक स्वतंत्र देश के बावजूद पूर्वी सोवियत गणराज्य के रूप में यूक्रेन को रूस द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। शीत युद्ध के दिनों में यूक्रेन यूएसएसआर के भीतर गणराज्यों में से एक था और 2013 तक रूस का एक मजबूत सहयोगी बना रहा।
यूक्रेन 2013 में यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते की योजना बना रहा है। रूस ने इसका कड़ा विरोध किया, जिससे तनाव पैदा हो गया। रूस ने बाद में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और लोगों के समर्थन में इस पर अपने संप्रभुता की घोषणा की। रूस यूक्रेनी युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा एक संघर्ष है जो 2014 में शुरू हुआ था। यह क्रीमिया और डोनबास के यूक्रेनी क्षेत्रों की स्थिति को आसपास केंद्रित है। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष ने अब तक लगभग 10,000 लोगों की जान ले ली है और लाखों लोग विस्थापित हुए जिनका कोई अस्थायी समाधान नहीं है, और अभी तो महायुद्ध ही फैल चुका है। हालांकि 2014-15 में मिन्स्क शांति समझौते में हवाई हमलों और भारी तोपखाने की गोलीबारी पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी विवाद कम तीव्रता वाले मुकाबले के रूप में कायम है। रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद को अभी नाटो से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच कई मौके पर संघर्ष हो चुका है। इनमें वर्ष 2014 का युद्ध भी शामिल है, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान तनाव का कारण क्या है? अप्रैल 2021 की शुरुआत से मॉस्को ने कथित तौर पर यूक्रेन की पूर्वी सीमा के पास हजारों सैनिकों के साथ साथ टैंकों और तोपखाने तैनात किए हैं। इसने क्रीमिया के काला सागर क्षेत्र से सैनिकों को भी जुटाया है। रूस चाहता है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नाटो में स्थान न मिल सके। पश्चिमी देशों से प्रतिबंध में राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी, और अब तक इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस पर विचार या बातचीत नहीं की गई है। ठीक है, अगला है तालिबान प्रकरण। 16 अगस्त 2021 को तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद तालिबान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। नई सरकार ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। मुल्ला बराबदर और मौलवी हन्नाफी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। याद रखिए, मुल्ला बराबदर और मौलवी हन्नाफी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान के प्रमुख शेख हिबिदुल्लाह अखुंदजादा सुप्रीम लीडर होंगे। तालिबान के कैबिनेट में ऐसे लोगों को भी जगह दी गई है जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने मदरसों के अफगान छात्रों को भड़काकर वर्ष 1990 के दशक में सोवियत सेनाओं के विरुद्ध तालिबान को जन्म दिया। इसे सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों से पैसा मिलता था। तालिबान एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। कौन है तालिबान? तालिबान कौन है? तालिबान एक सुन्नी कट्टरपंथी संगठन है जो अफगान राजनीति में शामिल है। एक सैन्य समूह है जो अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल है। तालिबान ने 1996 से 2001 तक देश के लगभग 3/4 हिस्से को नियंत्रित किया और वहां यह शरिया या इस्लामी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कुख्यात था। इस अवधि में मानवाधिकारों का व्यापक दुरुपयोग हुआ, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ। मुल्ला उमर को तालिबान का संस्थापक माना जाता है। मुल्ला उमर को 2013 में उनका निधन हो गया। तालिबान आधिकारिक तौर पर खुद को अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के रूप में संदर्भित करता है। पश्तो में तालिबान शब्द का अर्थ होता है छात्र। उइगर मुस्लिम एवं संबंधित विवाद। मार्च 2021 में तुर्की में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने चीन के साथ तुर्की के प्रत्यक्ष समझौते के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विरोध प्रदर्शन किया और चीन के सिंजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर बने शिविरों को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2020 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून को मंजूरी दी थी। उइगर समूह बात करें तो उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्की जातीय समूह है
जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया में मानी जाती है। उइगर अपनी स्वयं की भाषा बोलते हैं जो काफ़ी हद तक तुर्की भाषा के समान है और उइगर स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं। उइगर मुसलमानों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग प्रांत में रहती है। ब्रिटेन में उइगर न्यायाधिकरण की ताज़ा रिपोर्ट। लंदन में स्थित एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि चीन ने शिनजियांग प्रांत में उइगर व अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को नरसंहार किया है। ब्रिटेन स्थित वकीलों और अधिकार विशेषज्ञों का एक पैनल ने शिनजियांग क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के बाद उइगर ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया कि ट्रिब्यूनल मानता है कि PRC पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा उइगर व अन्य अल्पसंख्यक आबादी को तथा कथित अनुकूलन के मकसद से जानबूझकर व्यवस्थित व ठोस नीति के साथ प्रभावित किया गया है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष व जाने माने ब्रितानी बैरिस्टर सर नाइस ने कहा कि सबूतों व बयानों के आधार पर उनका पैनल इस नतीजे पर पहुंचा कि चीन एक सोची समझी व्यवस्थित व ठोस नीति से उइगर व अन्य नस्ली समुदाय की आबादी में दीर्घकालिक कमी लाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पैनल मानता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत सरकार के अन्य वरिष्ठ ऑफिसर भी शिनजियांग में मुस्लिम उत्पीड़न के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। अगला है UNSC प्रस्ताव 2615। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार बार देखिए, कम से कम 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं शेयर करता हूँ। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।